पिछले क्लास में रिस्क मैनेजमेंट के तहत हमने टाइप्स ऑफ रिस्क देखा, जो दो प्रकार का बताया था मैंने। फिर उस चार्ट को ड्रॉ किया है, सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक सिस्टम वाइड फैक्टर से प्रभावित होने वाला रिस्क है। सिस्टम वाइड फैक्टर्स का मतलब है जो इकोनॉमिक सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोबल लेवल इकोनॉमी है, उसको सिस्टम वाइड फैक्टर्स कहता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स प्रिवेल इन नेशन वाइज, यानी नेशन बेस पे जो फैक्टर्स प्रभावित है, बोथ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, उससे प्रभावित होने वाला रिस्क। और अनसिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं जो फर्म के इंटरनल इन्वायरमेंट, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण प्रभावित होता है। तो ऐसे रिस्क को हम अनसिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं। डिफाइन करते हुए भी हमने रिटेन फॉर्म में भी पिछले क्लास में बताया था। केवल इनके जो तीन प्रकार बताए गए हैं, बिजनेस रिस्क और ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क और क्रेडिट रिस्क। यानी अनसिस्टमेटिक रिस्क जो है बिजनेस के इंटरनल इन्वायरमेंट, ध्यान में रहे, बिजनेस के इंटरनल इन्वायरमेंट के वजह से जो प्रभावित होने वाला रिस्क है, क्रिएटेड रिस्क है, उसको हम लोग अनसिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं। अनसिस्टमेटिक रिस्क में बी कंट्रोल्ड बिकॉज इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस एंटिटी कैन बी कंट्रोल्ड और कैन बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कैन बी करेक्टेड, can be measured, but the external factors prevail in the whole over the nation cannot be controlled by a single unit of investor or single unit of business establishment. That's why systematic risks are uncontrollable, cannot be controlled, that is beyond control. But the risk, unsystematic risk affected, caused by the internal environment, managerial environment, operating environment and other environment can be controlled and it is under control. So you may say uncontrollable risk and controllable risk. Okay? तो अनसिस्टमेटिक रिस्क को हम तीन क्लास में बांट सकते हैं। बिजनेस रिस्क और ऑपरेटिंग रिस्क भी कहा जाता है, और फाइनेंशियल रिस्क और क्रेडिट रिस्क या क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क भी इसको कहा जाता है। तो पहले बिजनेस रिस्क। व्हाट इज बिजनेस रिस्क? बिजनेस रिस्क ऑफनली नेम्ड एज ऑपरेटिंग रिस्क। बिजनेस रिस्क में ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के वजह को प्रभावित करता है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में जो वेरिएशन आता है उसके कारण जो लॉस की प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम ऑपरेटिंग रिस्क या बिजनेस रिस्क कहते हैं। आपने पहले ही सुना था कि रिस्क इम्प्लाइज या रिस्क रिप्रेजेंट पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस in expected return. That's why I have told that business risk or operating risk, which is caused by operational environment and ultimately affect or reflect the operating efficiency of the business concerned. Mostly in quantitative point of view, the operating profit of a business concerned is affected by two types of cost, operating costs, fixed operating cost and variable operating cost. Fixed cost remains fixed when it does not change with the changes brought in production to some extent or sales to some extent. यानी उत्पादन और बिक्री से जो अप्रभावित रहता है, the cost which remains unaffected with the changes brought in production and sales to some extent, that is called fixed cost. In fact, बिजनेस में जो फंड इन्वेस्टेड है वो फंड का यूज, व्यापार में डिप्लॉयमेंट, उसका प्रयोग, एलोकेशन किस प्रकार से किया गया है, ये बहुत मायने रखता है। अगर इसका दो तरह से हम सोच सकते हैं, ये फर्म टू फर्म, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री बिजनेस रिस्क वैरी करता है, डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर पर, उसके अंदर फंड के यूज़ के तरीके पर, फंड किस प्रकार से यूज़ किए गए उस पे तरीके पर। जैसे आप एक फर्म ऐसा है जिसमें फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, यानी फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है,
लैंड में, बिल्डिंग में, प्लांट में, मशीन में, फर्नीचर, इक्विपमेंट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, पर्टिकुलरली लैंड, पर्टिकुलरली बिल्डिंग एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट होता है। तो आप गौर करें, प्लांट और बिल्डिंग जैसे फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर में इन्वेस्टमेंट है, तो नेचुरली इस पे डिप्रिसिएशन कॉस्ट होगा। दूसरा फर्म है जो फिक्स्ड कैपिटल के रूप में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी यानी फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कम रखता है और वर्किंग कैपिटल फॉर्म में यानी करेंट एसेट फॉर्म में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करता है। तो जिसमें वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो तो रन करेगा, ऑपरेटिंग साइकिल के दौरान रोटेशन होगा उसका, तो फिक्स्ड कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन कॉस्ट के रूप में कम लगेगा। तो अगर फिक्स्ड कॉस्ट जिस फर्म का ज़्यादा है, अब फिक्स्ड कॉस्ट एक पीरियड कॉस्ट भी कहलाता है, टाइम कॉस्ट भी कहलाता है, बर्डन ऑफ कॉस्ट भी कहलाता है। तो बर्डन ऑफ कॉस्ट का मतलब है ये भार है, अगर प्रोडक्शन बंद भी है तो डिप्रिसिएशन का लॉस फर्म को उठाना पड़ेगा, है ना। इट इज दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बर्डन ऑफ कॉस्ट। जबकि दूसरे फर्म में जो लेबर इंटेंसिव नेचर का है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स कम है, तो अगर उसका प्रोडक्शन बंद भी होता है तो बर्डन ऑफ कॉस्ट मामूली है फिक्स्ड कॉस्ट के रूप में, इसीलिए उसका लॉस कम होगा। ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में दोनों की आवश्यकता होती है, फिक्स्ड एसेट्स का भी और वर्किंग कैपिटल करेंट एसेट्स फॉर्म में जो है दोनों में इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है और दोनों का ही प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। लेकिन अगर फर्म का दोनों फर्म के दशा में अगर सोचा जाए तो दोनों में सिमिलर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, केवल डिप्लॉयमेंट ऑफ इन्वेस्ट फंड जो है वो दो है तरीके से किया गया। एक ने प्लांट इक्विपमेंट बेस्ड प्रोडक्शन का और पॉलिसी अपनाया, टेक्नोलॉजी अपनाया। दूसरे फर्म ने मैनुअल वर्क के जरिए जो प्रोडक्शन होता है उसको, यानी लेबर इंटेंसिव, लेबर की प्रधानता और यहाँ मशीन का प्रधानता है, तो इसमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और उसमें वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो अगर प्रोडक्शन बंद होता है तो भी फिक्स्ड एसेट्स का बर्डन ऑफ डेप्रिसिएशन बेयर करना पड़ेगा इस फर्म को, और उस फर्म को मामूली बेयर करना पड़ेगा जो थोड़ा बहुत फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा। बाकी प्रोडक्शन बंद है तो लेबर का पेमेंट बंद है। ओके, तो मेरे कहने का मतलब नो डाउट जब सेल्स काफ़ी अच्छा हो, रिजल्ट मार्केट में डिमांड अच्छा हो, प्रोडक्ट आसानी से बिक जाते हो, चूंकि मशीन द्वारा प्रोड्यूस किया गया है तो क्वालिटी में, तो प्रोडक्ट क्वालिटी में फ़र्क होगा। उसके कारण अगर डिमांड बहुत बढ़िया हो, हायर लेवल ऑफ सेल को अचीव कर रहा हो, तो नो डाउट डिप्रिसिएशन कॉस्ट ऑटोमेटिकली सेल से प्राप्त एक्स्ट्रा रेवेन्यू की वजह से वो रिकवर हो जाएगा। और उस फर्म का मैनुअल प्रोडक्ट है तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में फ़र्क हो सकता है, जिसके कारण उसका डिमांड इसके इक्विवेलेंट ना हो, ये हो सकता है। लेकिन अगर अचानक मशीन वाले फर्म का सेल्स डिक्लाइनेशन आता है, सेल्स गिरता है, डाउनवर्ड आता है, तो फिर बर्डन ऑफ कॉस्ट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो हर एक प्रोडक्ट के प्राइस के साथ रिकवर होता है। जैसे अगर आप किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हो तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड जो वेरिएबल कॉस्ट है उसकी रिकवरी, उसको आपको जोड़ के प्रोडक्ट का कॉस्ट आया 10 रुपीज़, यानी 10 रुपया मैंने आपने मैन्युफैक्चर कर लिया। अब आप इसको 15 रुपीज़ में मार्केट में सेल करते हो, तो 5 रुपीज़ जो बच रहा है, इस 5 रुपीज़ जो प्रत्येक प्रोडक्ट के ऊपर मार्जिन बच रहा है, इससे आप फिक्स्ड कॉस्ट का रिकवरी करोगे। तो सपोज आपका फिक्स्ड कॉस्ट तो ज़्यादा है डिप्रिसिएशन फॉर्म में, तो आपका 1 लाख फिक्स्ड कॉस्ट है, तो 1 लाख फिक्स्ड कॉस्ट की रिकवरी 20,000 यूनिट जब हम बेचेंगे तो 5 रुपीज़ पर प्रोडक्ट मार्जिन को जोड़ते हुए 20,000 प्रोडक्ट पर 1 लाख की रिकवरी हो पाएगी फिक्स्ड कॉस्ट की। यानी 20,000 यूनिट तक बना के बेचने पर फर्म को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। लेकिन वहीं पे अगर वो 12 रुपीज़ में प्रोडक्शन करता है, 12 रुपये लगते हैं उसको प्रोडक्शन कॉस्ट में, चूँकि मशीन का यूज नहीं हो रहा, तो 15 रुपीज़ में वो भी अपना प्रोडक्ट बेचता है, तो 3 रुपीज़ मार्जिन पे बिजनेस कर रहा, तो 3 रुपीज़ मार्जिन पे बिजनेस कर रहा, उसका फिक्स्ड कॉस्ट नेग्लिजिबल है। सपोज कीजिए कि 20,000 है, तो 7,000 यूनिट पर रिकवरी हो जाएगी उसके फिक्स्ड कॉस्ट के। उसके बाद अगर वो सेल
20,000 के रिमेनिंग प्रोडक्ट क्वांटिटी को बेचता है, 13,000 बेचेगा, उसमें जो 13,000 इंटू 3 रुपीज़ मार्जिन है पर यूनिट, वो सब का सब प्रॉफिट होगा उसका। लेकिन आपके 20,000 पे कोई प्रॉफिट होगा, कोई लॉस हो न भी नहीं होगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा। लेकिन अगर 20,000 से कम आप बेच पाते हो, मशीन वाला फर्म के द्वारा बेचा जाता है, तो उसको लॉस उठाना पड़ेगा, और उसे कोई लॉस उठाना नहीं पड़ेगा। 7,000 के नीचे सेल आएगा तब लॉस उठाना पड़ेगा। यानी व्हेन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसिस्ट बिग पार्ट एज फिक्स्ड कॉस्ट, देन इट विल बी अ रिस्की कॉस्ट स्ट्रक्चर। यानी फिक्स्ड कॉस्ट का अगर प्रोपोर्शन ज़्यादा हो टोटल कॉस्ट में, तो वो रिस्की कॉस्ट स्ट्रक्चर माना जाता है, क्योंकि लोअर लेवल ऑफ सेल के दशा में फिक्स्ड कॉस्ट की रिकवरी का चांसेस कम हो जाता है और फर्म लॉस की स्थिति में आ सकती है। उसका ब्रेक इवन पॉइंट भी हायर लेवल ऑफ सेल पे हो पाता है, जबकि जिस फर्म में के कॉस्ट स्ट्रक्चर में फिक्स्ड कॉस्ट का प्रोपोर्शन कम है, उसका लोअर लेवल पर भी सेफ फर्म होता है। इसीलिए ऑपरेटिंग रिस्क के अंतर्गत हम मेन जो भूमिका है तो वह फिक्स्ड बर्डन ऑफ कॉस्ट का है। इसीलिए कहा जाता है कि ये बिजनेस रिस्क इज काउज्ड बाय रिस्क डिपेंड अपॉन द पैटर्न ऑफ यूजिंग या यूटिलाइजिंग फंड, यानी किस पैटर्न से आप अपने फंड का यूटिलाइजेशन करते हो, इस बात पे बिजनेस रिस्क डिपेंड करता है। क्लियर? नाउ फाइनेंशियल रिस्क, ये कैपिटल स्ट्रक्चर जो है, ये कॉस्ट स्ट्रक्चर देखा, अब आप कैपिटल स्ट्रक्चर देखो। आपने 1 लाख जो भी प्रोजेक्ट में बिजनेस में इन्वेस्ट करना था, टोटल कैपिटल जो रिक्वायर्ड था, उसको आपने 2 नेचर का होता है, एक ऑनर का कैपिटल होता है, दूसरा डेब्ट्स कैपिटल होता है। मालिक का पूंजी और महाजन का पूंजी दोनों को मिक्सअप करके जो हम टोटल कैपिटल इकट्ठा करते हैं, दोनों का जो प्रोपोर्शन होता है टोटल कैपिटल में, उसको कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी डेब्ट इक्विटी मिक्स रेशियो इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म। तो अगर इस स्ट्रक्चर में डेब्ट का कैपिटल का प्रोपोर्शन बढ़ता है तो उसको हाईली लिवरेज्ड कहा जाता है। अगर डेब्ट्स का प्रोपोर्शन कम होता है तो उसे लो लिवरेज्ड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसको हम लिवरेज एनालिसिस में ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। अभी आप थोड़ा सा समझ लें कि लोन का प्रोपोर्शन बढ़ने से इंटरेस्ट पेमेंट का जो बर्डन है वो बढ़ेगा। तो अगर फर्म अच्छे पोजीशन में, अच्छे टर्नओवर को, टारगेट को पूरा कर रही है, तो उस एक्स्ट्रा सेल्स रिकवर करने से जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उससे उस एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट को बियर करना आसान होगा। लेकिन अगर पलट रिजल्ट हो, अगर फर्म का बिक्री कम हो रहा है, उस दशा में ये इंटरेस्ट के रिकवरी का चांसेस घट जाएगा, तो फर्म लॉस में चली जाएगी। चूंकि बर्डन ऑफ कॉस्ट है इंटरेस्ट, फिर फिक्स्ड कॉस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट के रूप में बढ़ जाएगा, और जब भी इंटरेस्ट कॉस्ट के रूप में फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ता है तो हायर लेवल ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति ऊंचे टर्नओवर पे होता है। यानी एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ सेल उसके लिए करना पड़ता है, और लोअर लेवल पे लॉस हो जाता है। तो हमेशा फर्म को एक हायर लेवल टारगेट ऑफ सेल्स को अचीव करना पड़ता है, मजबूरी है। लेकिन मार्केट इस बात को हमेशा, या सर्कमस्टांसेस जो सराउंडिंग है, वो हमेशा आपके सेल्स को इम्प्रूव करके ही रखेगा। कोई कंपटीटर आपको कंपटीशन नहीं दे पाएगा, आपका मार्केट शेयर हमेशा बढ़ता जाएगा, ग्रोइंग पोजीशन में होगा, ऐसी संभावना कम होती है। इसीलिए दूसरा जो रिस्क है वह फाइनेंशियल रिस्क है। जब भी हम फर्म, इफ अ फर्म डज नॉट earn sufficient profit to pay it interest on debts capital regularly, then it will be a position of insolvency। यानी ये इंसॉल्वेंसी रिस्क को दर्शाता है फाइनेंशियल रिस्क। आप ब्याज समय पे नहीं लौटा पाएंगे, आप लोन इंस्टॉलमेंट को समय पे नहीं चुकाए जा पाएंगे, तो स्वाभाविक है कि आप दिवालिया घोषित किए जा सकते हैं। इसीलिए इंसॉल्वेंसी का रिस्क बढ़ जाता है। तो फाइनेंशियल रिस्क रिप्रेजेंट्स risk of insolvency that are likely to be occurred due to extra utilization of debts fund in capital structure of a firm, because due to utilization of extra debts the firm has to bear extra burden of cost as interest on debts fund. In that situation, if the firm is in lower position of lower sales level, then there will be risk of
insolvency, there will be risk of insufficient profit, which will not allow to pay interest regularly or which will not allow to pay debts installment on time. In that situation, the credibility of the firm will go down and that may be declared insolvent by the creditors or fund supplier. तो ये फाइनेंशियल रिस्क जो है इंसॉल्वेंसी रिस्क को बताता है। क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क, ये रिस्क बिजनेस में हमारी एक क्रेडिट पॉलिसी होती है किसी भी फर्म का। हम क्रेडिट एक्सटेंड करते हैं कस्टमर्स को ताकि हमारा टर्नओवर बढ़े। केवल कैश बेसिस सेल करते हैं तो ऐसे ही कस्टमर हमारे प्रोडक्ट का यूज़ कर पाएंगे जिनके पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल है और वो पे करके उसको कंज्यूम करने की कैपेसिटी रखते हैं। लेकिन ऐसे कस्टमर्स जो तत्काल इमीडिएट पेमेंट करके नहीं पेमेंट करने की क्षमता रखते हैं तो वो कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को यूज नहीं कर पाएंगे, तो मेरा मार्केट शेयर घट जाएगा। हम हर एक सोसाइटी के हर एक लोगों तक अपने प्रोडक्ट को कम नहीं पेश कर पाएंगे, पहुंचा पाएंगे। ऐसे में इजी एक्सेस टू प्रोडक्ट मार्केट और कंज्यूमर मार्केट के लिए कंपनियां, फर्म दोनों प्रकार के सेल का इजाज़त देती है। कैश सेल्स भी हो रहा, क्रेडिट सेल भी हो रहा है। तो क्रेडिट सेल इज ऑलवेज एक्सटेंडेड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव बेटर और इन ऑर्डर टू गेट बेटर रिजल्ट फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। तो इसमें क्रेडिट पीरियड कितना दिन का दिया जाए, उसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या होवे, ये अगर स्ट्रिक्ट है तो टाइमली उसका कलेक्शन होगा, तो बैड डेट्स की संभावना यानी डूबने की संभावना कम होगी। अगर आपका क्रेडिट पॉलिसी वीक है ना, लिबरल है, तो ऐसे में आप जो भी क्रेडिट डिमांड करता है आप सबको सप्लाई करते हो प्रोडक्ट। नतीजा उसमें से कोई ऐसे भी हो सकते हैं जिनका कल को पोजीशन खराब हो जाए और आप उससे रिकवरी ना कर पाए। तो ऐसे लोगों को जो आपने अपना कैपिटल उधार में दिया था प्रोडक्ट के रूप में, उससे रिकवरी नहीं हुआ तो वो कैपिटल तो लॉस हो गया। तो इस वजह से आपका कैपिटल जब लॉस में चला जाएगा तो फर्म को हानि उठानी पड़ी और इस रिस्क का सामना करना है। अगर आप क्रेडिट पॉलिसी को स्ट्रिक्ट पॉलिसी के रूप में फ्रेम नहीं करते हो और तो उसका लॉस आपको उठाना पड़ता है। तो ऐसे इसके वजह से होने वाले जो लॉस की पॉसिबिलिटी है क्रेडिट एक्सटेंशन की वजह से, उसको हम लोग क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क कहते हैं। यहाँ कस्टमर के द्वारा डिफॉल्ट यानी त्रुटि की गई पेमेंट में, समय से लौटाया नहीं गया पैसा, तो इस डिफॉल्ट की वजह से होने वाले लॉस की जो संभावना है या हमारे प्रॉफिटेबिलिटी को रिड्यूस होने की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, उसको हम क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क कहते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक को देखेंगे, है ना। तो रिस्क से संबंधित एक क्वेश्चन आता है मार्केट में, व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क, हाँ, विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप लोग तैयार कर लें।